हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 क्लास 10th का आवर इन्वायरमेंट को देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। We have heard the word environment often being used on the television, in newspapers and by people around us। कहता है कि हम लोग इस शब्द को, इन्वायरमेंट शब्द को बहुत बार सुन चुके हैं। टेलीविज़न पर सुन चुके हैं, न्यूज़पेपर में देख चुके हैं और आसपास के लोगों से हम लोग इस शब्द को सुनते हैं। तो ये इन्वायरमेंट जो है इसका क्या मतलब होता है। कहता है कि आवर एल्डर्स टेल्स अस दैट द इन्वायरमेंट इज़ नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। अदर से that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues। हमारे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े भाई हैं या हमसे जो बड़े हैं, वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट वो नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरली जो हम लोग बोलचाल में इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं वो टर्म, वो एक्चुअली में इन्वायरमेंट नहीं है। कुछ लोग कहता है कि हम लोग हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं। और जो ग्लोबल समिट होता है, ग्लोबल समिट का मतलब हो गया कि जो बड़े बड़े देशों का जो मीटिंग है उसको, तो उसमें इस चीज़ पर जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इस चीज़ पर वहाँ बहस होती है कि ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इसको कैसे दूर किया जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। आखिर बात आता है कि इन्वायरमेंट है क्या। इन्वायरमेंट हमारे आसपास जो भी चीज़ उपस्थित है वो सारा चीज़ इन्वायरमेंट कहलाता है। वो कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल बी स्टडीइंग हाउ वेरियस फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बहुत सारा फैक्टर जो है इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करता है, इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है और उसका हम लोगों पर क्या असर पड़ता है। एंड हाउ वी इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। इन क्लास 9th वी सॉ हाउ डिफरेंट मटेरियल्स आर साइकल्ड इन द इन्वायरमेंट इन सेपरेट बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्लास 9th में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे अलग अलग मटेरियल का जो साइकिल होता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, इन सब चीज़ों को हम लोग क्लास 9th में देख चुके हैं। तो ये इन सब का जो साइकिलिंग होता है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाता है, जो लिविंग और अर्थ के बीच चलते रहता है, उसको हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो कहता है इन दीज साइकिल्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इन सब साइकिल के दौरान जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, इस दौरान इन सब चीज़ में क्या, तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। वी शैल नाउ सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट दिस साइकिल। अब हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन का एक्टिविटी जो है वह इस साइकिल को कैसे अफेक्ट करता है।
तो इन्वायरमेंट जो है ये हम लोगों के आसपास उपस्थित, हम लोगों के अगल बगल चारों तरफ जो भी चीज़ उपस्थित है उन सारे चीज़ों को मिला करके हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। वो सारा चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। अब कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट। क्या होता है जब हम लोग वेस्ट को इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं। तो हम लोग देख लिए इन्वायरमेंट क्या है, हम लोगों के आसपास उपस्थित जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। तो जब हम लोग अपने आसपास अगल बगल सराउंडिंग्स में वेस्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वेस्ट क्या होता है। वो चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो, जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है वह वेस्ट है। और हमारे लिए यूज़फुल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वह किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं होगा। वह किसी के लिए यूज़फुल हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। तो जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको हम लोग वेस्ट कहते हैं। जैसे हम लोग सब्जी का छिलका फेंक देते हैं, फलों के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन जो कंपोस्ट बनाने वाले लोग हैं उनके लिए वो यूज़फुल होता है। हमारे लिए सूखा पत्ता वेस्ट है, उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कंपोस्ट बनाने वाले लोगों के लिए वो उपयोगी होता है। तो इस तरह से वेस्ट अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग अलग परिभाषा हो सकता है। हमारे लिए जो वेस्ट है वह दूसरे के लिए वेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट ए लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हम लोग अपने डेली एक्टिविटी के दौरान बहुत सारा ऐसा मटेरियल जनरेट करते हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज़ का टुकड़ा हो गया, कपड़ा का टुकड़ा हो गया, छिलका हो गया, अलग अलग चीज़ें जो हम लोग डेली फेंक देते हैं। What are some of these waste materials? What happens after we throw them away? तो कहता है कि उस वेस्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ रहता है, जब हम उसको फेंक देते हैं तो उसके साथ क्या होता है। तो कहता है कि एक एक्टिविटी करते हैं इनका आंसर प्राप्त करने के लिए। तो ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या है कि सबसे पहले हम लोग कुछ घर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ए डे। इस वेस्ट में वो हर एक चीज़ हो सकता है जो हम लोग जनरेट करते हैं, चाहे वह किचन वेस्ट हो सकता है, स्पॉइलेटेड फूड मतलब जो ख़राब हो गया, वेजिटेबल पील्स हो सकता है, यूज टी लीव्स चाय का पत्ती, मिल्क पैकेट, एम्प्टी कार्टून्स, वेस्ट पेपर, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स, स्ट्रिप, बबल पैक्स, ओल्ड एंड टर्न क्लॉथ एंड ब्रोकन फुटवेयर। कुछ भी हो सकता है जो हम लोग वेस्ट के रूप में घर से फेंक देते हैं। ब्यूरी दिस मटेरियल इन ए पिट। उस मटेरियल को एक गड्ढा में डाल दीजिए। इन द स्कूल गार्डन और इफ़ देयर इज़ नो स्पेस अवेलेबल यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन एन ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट एंड कवर विथ एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। कहता है कि उस मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको किसी गड्ढा में डाल दीजिए। यदि आपके पास गड्ढा नहीं है तो जो फ्लावरिंग बकेट होता है या किसी ओल्ड बकेट में जहाँ फ्लावर लगाते हैं या किसी भी चीज़ में, उसको डाल करके उस पर मिट्टी से उसको ढक दीजिए। कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल। कहता है कि
उस चीज़ों को मॉइस्ट रखना है, उस पर पानी देते रहना है और 15 दिन के इंटरवल पर देखते रहना है। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? उसमें से ऐसा कौन कौन मटेरियल है जो लंबे समय तक अनचेंज्ड रह गया? व्हाट आर द मटेरियल्स विच चेंज देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम? उसमें ऐसा कौन कौन मटेरियल है जो समय आने के बाद उसमें बदलाव हुआ, उसके रूप में, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आया? ऑफ दीज मटेरियल्स आर दैट आर चेंज्ड विच वंस चेंज द फास्टेस्ट? और जो चेंज हुआ है उसमें कौन सा मटेरियल सबसे तेज़ी से बदला? इस चीज़ को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। अब कहता है कि वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस। हम लोग लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में देख चुके हैं। इससे पहले इस एक्टिविटी का जो आंसर है वो हम लोग देख लें कि जो भी वेजिटेबल पिल्स है, टी लीव्स है, स्पॉइलेटेड फूड है, वो डिकम्पोज कर जाएगा, उसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बदल जाएगा। जबकि मिल्क पैकेट्स, मेडिसिन बॉटल्स, बबल पैक्स, टर्न क्लॉथ, ब्रोकन फुटवेयर, ये सब जल्दी नहीं डिकम्पोज होगा। और उसमें भी बॉटल्स और मिल्क पैकेट्स कभी नहीं डिकम्पोज होगा। तो अलग अलग चीज़ें। अब ब्रोकन फुटवेयर है, यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो फुटवेयर किस चीज़ का बना हुआ है। यदि लेदर का बना हुआ है तो धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा। यदि नहीं बना हुआ है लेदर का, प्लास्टिक का है, तो वह डिकम्पोज नहीं करेगा। तो इसमें है कि वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों के शरीर में जो भोजन का डाइजेशन होता है वह कई सारे एंजाइम्स के द्वारा होता है। यानी कि हमारे शरीर में भोजन का डाइजेशन जो है, हम लोग जो फूड खाते हैं वह किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है? तो एंजाइम्स के द्वारा होता है। एंजाइम्स हम लोगों के शरीर में पाया जाता है जो भोजन के डाइजेशन का काम करता है। Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? कहता है कि आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही तरह का एंजाइम सभी तरह के चीज़ों को नहीं तोड़ सकता है। यानी कि हम लोग जितना चीज़ खाते हैं उसमें अलग अलग चीज़ों को तोड़ने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। यानी कि एंजाइम्स जो है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक होता है अपने एक्शन में। यानी कि एंजाइम्स, एक एंजाइम किसी खास चीज़ पर ही वर्क करेगा, एक एंजाइम कई सारे चीज़ों पर काम नहीं करेगा। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस। अलग अलग तरह के एंजाइम्स की ज़रूरत होती है अलग अलग चीज़ों को तोड़ने के लिए। That is why we will not get any energy if you try to eat coal। और इसीलिए हम लोग कोयला यदि खा ले तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगा है। That is why we will not get any energy if you try to eat coal। यदि हम लोग कोल को खा लेते हैं तो उसके खाने से एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में कोई एंजाइम्स नहीं होता है। हमारे शरीर में हर एक फूड के कंपोनेंट को तोड़ने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स है। तो जिस कंपोनेंट को तोड़ने के लिए एंजाइम्स है सिर्फ वही टूट के एनर्जी देगा।
अब कोल को तोड़ने करके एनर्जी बनाने के लिए हमारे शरीर में कोई एंजाइम्स नहीं है, तो कोल के टूटने से एनर्जी नहीं बनेगा। तो वही है कि इसीलिए कोल जो है वह एनर्जी नहीं देता। बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक्स will not be broken down by the action of bacteria or other sporophytes। और इसी कारण से बहुत सारा जो ह्यूमन मेड मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक, उसको बैक्टीरिया या दूसरे सेप्रोफाइट्स के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए उसके पास कोई एंजाइम्स नहीं होता है। These materials will be acted upon by physical process like heat and pressure। उस मटेरियल पर हम लोग फिजिकल प्रोसेस जैसे कि हीट और प्रेशर का असर होता है। बट अंडर द एम्बाइंड कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट दिज परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है कि ये जो मटेरियल है जैसे प्लास्टिक, इस पर केवल फिजिकल प्रोसेस जैसे हीट और प्रेशर का ही असर होता है, लेकिन जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट का कंडीशन है, यानी कि इन्वायरमेंट के कंडीशन में वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब लिविंग, डिग्रेड मतलब तोड़ना। ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिविंग थिंग के द्वारा डाइजेस्ट हो जाए, डिग्रेड हो जाए, टूट जाए उसके कंपोनेंट में, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ सवाल है, हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंस यू ब्यूरीड वेयर बायोडिग्रेडेबल। अब हम लोग जो उस मिट्टी के अंदर उस सब्सटेंस को डाले थे इससे पहले वाले एक्टिविटी में, तो कहता है कि उसमें से कितना सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल थिंग के द्वारा टूट जाए वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन द मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा सब्सटेंस जो नहीं टूट सकता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वह इनर्ट होते हैं, उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता है और वह सिंपली जो है इन्वायरमेंट में लंबे समय तक परसिस्ट करते हैं, पड़े रहते हैं, उस पर कोई असर किसी भी चीज़ का नहीं होता है। और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और हो ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस उस इकोसिस्टम के बहुत सारे मेंबर्स को हार्म भी करे। तो ये है। और इसका सवाल जो है, सवाल है तो पहला सवाल है कि व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होता है जबकि कुछ सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात है कि बायोडिग्रेडेबल वह सब्सटेंस है जिस पर लिविंग थिंग एक्ट करके उसको तोड़ सके, डाइजेस्ट कर सके। तो जो नेचर मेड सब्सटेंस है, जो नेचर के द्वारा बनाया गया सब्सटेंस है, उसको नेचुरली नेचर में तोड़ने के लिए उसको एक मैकेनिज्म है। तो जो नेचुरल थिंग है उसको नेचर में ही तोड़ने के लिए एक मैकेनिज्म है, जबकि जो ह्यूमन मेड सब्सटेंस है जनरली उसको तोड़ने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, उस पर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस का असर नहीं होता, उस पर केवल फिजिकल प्रोसेस का असर होता है। तो यहाँ कहता है कि कोई भी सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होता है और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ऐसा क्यों?
क्योंकि कुछ सब्सटेंस को नेचर में तोड़ने का मैकेनिज्म है, लिविंग के पास उसको तोड़ने का मैकेनिज्म है, इसलिए कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि जिसको लिविंग के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वह कुछ सब्सटेंस को तोड़ सके, तो वो सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ऐसा कोई 2 तरीका जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है हम लोगों के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। 2 चीज़ें हैं। अब इसमें किस तरह का इफेक्ट करता है, हार्मफुल, यूजफुल। अब देखिए क्या है कि कभी कभी जनरली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के यूजफुल इफ़ेक्ट ही होते हैं। वो डिकम्पोज होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसके डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, तो ये सब यूजफुल चीज़ है। लेकिन हम लोग सभी देखते हैं जब डिकम्पोज होता है तो हार्मफुल स्मेल पैदा होता है, तो ये एक तरह से उसका जो है इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, बैडली इफ़ेक्ट करता है। और वो दोनों जो है यूज़फुल इफ़ेक्ट है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का क्या यूज़फुल है वो। तीसरा है, गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है यह जनरली हार्मफुल इफ़ेक्ट ही देता है, क्योंकि यदि इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा तोड़ेंगे तो भी यह इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, इन्वायरमेंट को हार्म करेगा। यदि इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं तो यह लंबे समय तक परसिस्ट करता है और हो सकता है कि जो इन्वायरमेंट के जो इकोसिस्टम के जो दूसरे कंपोनेंट है उसको हार्म करे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ऐसे ही फेंक देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुत सारा मेटल्स यूज़ होता है, वो मेटल्स पानी में गया, पानी से लिविंग के बॉडी में गया और वहाँ जाकर के लिविंग बॉडी को हार्म करता है। या फिर डीडीटी है, उसको छींटते हैं, पानी में जाता है, पानी में जाने के बाद फिर दूसरे जीवों को हार्म करता है जब वह दूसरे के शरीर में जाता है। थैंक यू।